नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम पद परिचय के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने विकारी पदों के व्याकरणिक परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम अविकारी पदों अर्थात अव्यय पदों के व्याकरणिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विकारी पद और अविकारी पद किन्हें कहते हैं, फिर भी एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराने के लिए बताना चाहूँगा कि अविकारी पद किसे कहते हैं। अविकारी पद जिन पदों का रूप सदैव एक जैसा ही बना रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। विकार का अर्थ है परिवर्तन, चेंज। अविकार जिसमें चेंज ना हो वो अविकारी। तो उन पर लिंग वचन कारक आदि के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उन्हें अविकारी पद कहते हैं। एक ही रूप में बने रहने के कारण अविकारी पदों को ही अव्यय भी कहते हैं। तो इनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि अव्यय पद आते हैं। तो आइए सबसे पहले क्रिया विशेषण के पद परिचय के बारे में जान लेते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय है, अव्यय का एक भेद है, और जैसा कि आप जानते भी हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण पद का परिचय करने के लिए हमको उसमें क्या क्या बताना पड़ेगा। सबसे पहले क्रिया विशेषण का भेद बताना पड़ेगा। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक, रीति का अर्थ है ढंग, क्रिया किस ढंग से हो रही है। इसके अंतर्गत धीरे धीरे, तेजी से, अचानक, ध्यानपूर्वक, निरंतर ये शब्द आते हैं और क्रिया के होने के ढंग के बारे में बताते हैं। दूसरा है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का संकेत करते हैं, उसके क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण पदों से क्रिया के संपन्न होने के स्थान के बारे में पता चलता है, स्थान के का संकेत मिलता है, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसमें ऊपर, नीचे, आगे, पीछे ये शब्द मिलते हैं। फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के परिमाण यानी मात्रा के बारे में जिन शब्दों से जानकारी मिलती है, जिन क्रिया विशेषणों से जानकारी मिलती है, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, अधिक, बहुत, ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो पद क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। परंतु कभी कभी एक ही शब्द का प्रयोग विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ें और प्रयोग के आधार पर निश्चित करें कि प्रयोग किया गया पद विशेषण है कि क्रिया विशेषण है। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। जैसे खुशी के पास बहुत पुस्तकें हैं। इस वाक्य में बहुत पुस्तकें हैं, तो बहुत शब्द पुस्तकें की विशेषता बता रहा है यहां पर, इसलिए यह संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। और दूसरा वाक्य देख लीजिए, खुशी बहुत पढ़ती है। इस वाक्य में बहुत पढ़ती है, तो बहुत शब्द पढ़ती क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर बहुत क्रिया विशेषण हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़कर ध्यान से तब उत्तर लिखना है। तो आइए क्रिया विशेषण के एक उदाहरण को देखते हैं।
उदाहरण है कि रानी प्रतिदिन सवेरे धीरे धीरे टहलती है। अब यहाँ पर टहलती है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है, प्रतिदिन सवेरे धीरे धीरे। अब प्रतिदिन सवेरे क्या है? क्रिया विशेषण है। कौन सी क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये टहलती क्रिया के काल के बारे में बता रही है, समय के बारे में बता रही है। धीरे धीरे ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे टहलती है? टहलने के ढंग के बारे में बता रही है, धीरे धीरे टहलती है। तो टहलती है क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो क्रिया विशेषण पद के परिचय में आपको बस इतना ही बताना है कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है और किस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसका उल्लेख करना पड़ता है। अगला जो अव्यय पद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है कि पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय पद को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय करते समय हमें क्या बताना पड़ेगा? उसके भेद बताने हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण, समान अधिकरण, समान माने बराबर, अधिकरण माने आधार। तो वे योजक शब्द जो समान अस्तर वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। वी अधिकरण, वी अधिकरण, व्यधिकरण, वी प्लस अधिकरण, जिसका अधिकरण माने आधार भिन्न है, अलग अलग। तो वे अव्यय जो एक या अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इन भेदों की जानकारी आपको देनी पड़ेगी और संयुक्त शब्द अथवा वाक्य जिन्हें मिला रहा है, किन पदों को मिला रहा है, जोड़ रहा है, उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। उदाहरण देखते हैं। नीति और नमन भाई बहन है। यहाँ नीति और नमन दो शब्दों को और से जोड़ा गया तो समुच्चय बोधक अव्यय है। और समानाधिकरण है। समानाधिकरण नीति और नमन बराबर के दोनों संज्ञा पद हैं, इनको जोड़ रहा है। तो हमको बस इतनी जानकारी दे देनी है कि ये समुच्चय बोधक अव्यय समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है और नीति और नमन शब्दों को मिला रहा है। एक व्यधिकरण का भी उदाहरण देख लेते हैं। सभी लड़कियां खाती हैं, एक वाक्य ये हो गया। पल्लवी बचाती है, दूसरा वाक्य हो गया। और जबकि से उसे जोड़ दिया गया। तो सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है, ये उदाहरण। यहाँ जबकि समुच्चय बोधक अव्यय है और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। सभी लड़कियां खाती हैं तथा पल्लवी बचाती है, इन दोनों वाक्यों को मिला रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। अब इसके बाद संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय जो अव्यय पद अपने पहले पद के साथ संबंध जोड़ता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और इस पद के पहले, इस पद के से तात्पर्य संबंध बोधक अव्यय पद के पहले किसी न किसी परसर्ग का प्रयोग जरूर होता है। संबंध कारक के जो परसर्ग हैं उन्हीं का प्रयोग अक्सर आता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अक्षय प्रणव के पीछे चल रहा है। अब यहाँ के पीछे संबंध बोधक अव्यय है। दूसरे वाक्य में मेरे घर के सामने मंदिर है, यहाँ के सामने, ये संबंध बोधक अव्यय है। तो घर को जोड़ रहा है और प्रणव को जोड़ रहा है, के संबंध को बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि के पीछे और के सामने दोनों दिया हुआ है, तो दोनों में परसर्ग लगा हुआ है। तो ये संबंध बोधक अव्यय है। तो संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय करते समय हमें क्या क्या बताना पड़ेगा? तो हमको संबंध बोधक अव्यय पद को बताना पड़ेगा कि ये शब्द यहाँ संबंध बोधक अव्यय है, और जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों के संबंध को बता रहा है, जिनको जोड़ रहा है, उनको बताना पड़ेगा। उदाहरण देख लीजिए। हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है,
अब यहाँ के पीछे संबंध बोधक अव्यय है, विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ रहा है। दूसरा उदाहरण, नींद के कारण मोहन खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ के कारण संबंध बोधक अव्यय है और नींद का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ भी थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में अंतर होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में होता है। इनका अंतर जानना बहुत जरूरी है। जब ये पद क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रिया विशेषण होते हैं, और जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण ही, इसी उदाहरण को देख लीजिए कि हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। यहां के पीछे संबंध बोधक अव्यय है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि मोहन मेरे पीछे चल रहा है या मोहन पीछे चल रहा है, अगर कह दिया मोहन पीछे चल रहा है तो यहां पर पीछे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि चलने की विशेषता बता रहा, वो कहाँ चल रहा है, चलने के स्थान के बारे में बता रहा है, पीछे वहां स्थान वाचक क्रिया विशेषण है। अब आप देखिए कि या मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि ये स्थितियां स्थानवाचक क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में थोड़ा सा व्यतिक्रम उत्पन्न करती हैं, यही मुश्किलें आती हैं। तो इसके लिए आप एकदम सीधा सा फंडा एक समझ लीजिए कि यदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के पहले परसर्ग लग जाता है, संबंध बोधक परसर्ग लग जाता है, काकी के, रारी रे, नानी ने, ये जो संबंध बोधक संबंध सूचक कारक के चिन्ह हैं, ये लग जाते हैं तो वो संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। एक और उदाहरण से मैं स्पष्ट करूं, मोहन छत के ऊपर बैठा है और मोहन ऊपर बैठा है। अब मोहन ऊपर बैठा है, यहां पर ऊपर शब्द क्रिया विशेषण है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन छत के ऊपर बैठा, तो यहां जैसे के ऊपर हो गया तो के ऊपर संबंध बोधक अव्यय है और छत के साथ संबंध को बता रहा है। तो इस तरह की जब स्थितियां हो तो यहां पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मय प्लस आदि, विस्मय एक भाव है और आदि जोड़ दिया गया इसमें, तो विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसमें क्या करना है आपको, विस्मयादि बोधक अव्यय में आपको सीधे सीधे बस उसके सूचक भाव को बता देना है कि विस्मयादि बोधक जो शब्द है वो किस भाव को बता रहा है। ठीक है, जो अविकारी शब्द व्यक्ति के, वक्ता के, लेखक के आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, भय, क्रोध आदि भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बस उस भाव को बता दें, किस भाव को वो सूचित कर रहा है। उदाहरण देखते हैं, जैसे शाबाश, अंबा ने तो कमाल कर दिया। अब यहां शाबाश क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, और इससे क्या, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, हर्ष प्रकट हो रहा है। तो हर्ष सूचक आप लिख सकते हैं कि शाबाश विस्मयादि बोधक अव्यय है और हर्ष सूचक है। हाय, बाढ़ ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया। अब यहां हाय क्या है, शोक सूचक है, शोक को प्रकट कर रहा है। तो आप लिखेंगे कि हाय विस्मयादि बोधक अव्यय है और शोक को प्रकट करा, शोक सूचक है। छी छी कितनी दुर्गंध है, यहां पर घृणा सूचक है ये, छी छी घृणा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये पद परिचय प्रकरण स्पष्ट हो गया होगा। कुछ मिश्रित अभ्यास के प्रश्न मैंने लिखे हैं। हरे रंग में लिखे गए ये जो शब्द हैं इनका पद परिचय आप करेंगे।
और पद परिचय को भली भांति समझेंगे। चौथे वाक्य को थोड़ा देख लीजिए। जलेबियां मीठी हैं जबकि दही खट्टा है। यहाँ खट्टा शब्द दही की विशेषता बता रहा है। अब दही क्या है? दही पुल्लिंग है। सामान्यतः लोग दही को स्त्रीलिंग कहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि दही पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ खट्टा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये 7 वाक्य हैं और इसमें लगभग 10 पद हरे रंग से लिखे गए हैं। इनका पद परिचय आप अपने घर पे करेंगे और इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, तत्त्वं पोषण न पावृणु केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस उद्देश्य वाक्य के साथ आज की कक्षा यहीं विराम लेती है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।